2 जुलाई 1937 का वो दिन जब करिश्माई पायलट माने जाने वाली एमिलिया मैरी एयरहर्ट अपने प्लेन और अपने एक साथी सहित आसमान से गायब हो गई, जिनकी डायरी लेटर्स तो मिले पर उनका कुछ अता पता नहीं चला। दोनों ही पायलट को ढूंढने का ऑपरेशन लगभग 2 साल चला, पर आखिर तक दोनों का कुछ पता नहीं चला। इस घटना को लगभग 85 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक एमिलिया मैरी एयरहर्ट का आसमान से अचानक गायब हो जाना एक रहस्य बना हुआ है। आखिर क्या हुआ था उस दिन दोनों पायलट्स के साथ? कैसे इतने स्किल्ड पायलट्स आसमान से अचानक ही गायब हो गए? चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इन सभी सवालों को आज हमारे इस वीडियो में। एमिलिया मैरी एयरहर्ट का जन्म 24 जुलाई 1897 अचिंसन, कैंसस में हुआ था। उनका बचपन अचिंसन, कैंसस सिटी, डेस मोइन्स, लोवा जैसे शहरों में बीता। बचपन से ही एमिलिया को हर वो काम करना अच्छा लगता था जो अलग था, खास करके वो काम जो लड़के किया करते थे। एमिलिया को हमेशा से ही साइंस से बहुत लगाव था। एमिलिया मैरी एयरहर्ट को फिल्म डायरेक्शन, लॉ, मैनेजमेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह की पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता था। एयरहर्ट ने बचपन में कभी पायलट बनने का नहीं सोचा था और ना ही कभी उनकी लिस्ट में था, पर कहते हैं ना कि किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। साल 1917 की बात है, जब क्रिसमस की छुट्टियों में एमिलिया अपनी बहन के पास टोरंटो, कनाडा चली गई थी। उस दौरान पहला वर्ल्ड वॉर चल रहा था। मोर्चे पर जख्मी हुए फौजी लौटकर अपना इलाज करवा रहे थे। इस दौरान एमिलिया उनका इलाज करने के लिए रेड क्रॉस से ट्रेनिंग लेकर नर्स बन गई थी। ये सब काम करते हुए एमिलिया ने अपनी जिंदगी का पहला करीब से उड़ता हुआ पहला प्लेन देखा। इसके बाद एमिलिया वापस अपने घर आ गई और लौट कर आकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मेडिकल स्टडीज की पढ़ाई करने लगी थी। लेकिन कुछ समय बाद ही एमिलिया के पेरेंट्स कैलिफोर्निया में जाकर रहने लगे और एमिलिया भी अपने माता पिता के साथ अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर उनके साथ रहने के लिए आ गई। और बस कैलिफोर्निया में रहते हुए एमिलिया के उस सपने ने उड़ान भरनी शुरू की जो उन्हें एक दिन ऊंचाइयों तक ले जाने वाली थी। यहाँ रहते हुए एमिलिया की दिलचस्पी उड़ान में और प्लेन में होने लगी। इस दौरान 28 दिसंबर 1920 को पहली बार एमिलिया $10 का एक टिकट खरीदकर 10 मिनट के लिए प्लेन में बैठी। ये उड़ान एयरहर्ट ने अपने अनुभव के लिए भरी थी। इस उड़ान के बाद साल 1921 में एयरहर्ट ने अपना पहला विमान, एक किन्नर एयरस्टर, खरीदा और 2 साल बाद उन्होंने पायलट का लाइसेंस हासिल किया। इसके कुछ समय बाद एयरहर्ट मैसाचुसेट्स चली गई, जहां उसने डेनिसन हाउस में एक सोशल वर्कर के तौर पर काम किया। डेनिसन हाउस बॉस्टन में इमिग्रेंट्स के लिए एक सेटलमेंट हाउस था, लेकिन वहां भी एयरहर्ट का उड़ान में इंटरेस्ट बना रहा। कुछ टाइम बाद प्रमोटर्स ने अटलांटिक महासागर के पार एक महिला की उड़ान भरने की मांग की और अप्रैल 1928 में एयरहर्ट को उड़ान के लिए चुना गया। इस उड़ान के लिए एयरहर्ट ने 17 जून 1928 न्यू फाउंडलैंड से वेल्स 3 मोटर वाले फ्रेंडशिप प्लेन से उड़ान भरी। इस उड़ान में उनके साथ 2 पायलट, विल्मर स्टूल्स और मैकेनिक लाउ गार्डन भी थे। अब बहुत जल्दी उन्होंने अपनी इस उड़ान को पूरा कर लिया। इसके बाद एमिलिया एयरहर्ट के साहस और हिम्मत का पूरी दुनिया में डंका बजने लगा। 18 जून 1928 को बैरी पोर्ट वेल्स में उतरने के बाद एयरहर्ट एक अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी बन गई। अटलांटिक महासागर को पार करने वाली एमिलिया मैरी एयरहर्ट दुनिया की पहली महिला बन गई। ये यात्रा खत्म होने के बाद एमिलिया एयरहर्ट ने 20 Years 40 Minutes नाम की किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने अपनी इस जर्नी के बारे में बताया। इस किताब की सबसे ज्यादा पब्लिसिटी जॉर्ज पामर पटनम ने की थी और उन्होंने एमिलिया मैरी एयरहर्ट की अटलांटिक महासागर की उड़ान को मैनेज किया था। आगे जाकर साल 1931 में एमिलिया मैरी एयरहर्ट ने जॉर्ज पामर पटनम से शादी कर ली थी। जिस साल एयरहर्ट ने शादी की, उसी साल यानी कि साल 1931 में एयरहर्ट ने 18,415 फीट की रिकॉर्ड सेटिंग ऊंचाई पर एक ऑटोगिरो प्लेन भी उड़ाया था। हालांकि एयरहर्ट अटलांटिक सागर को पार कर चुकी थी, लेकिन उस वक्त वो 2 और पायलट के साथ थी। इसीलिए 1928 में जो उड़ान की वजह से उन्हें जो फेम हासिल हुआ, उस फेम को सही साबित करने के लिए एयरहर्ट ने 21 मई 1932 को अटलांटिक को अकेले पार किया। उस समय उन्होंने अपनी फ्लाइट लॉकहीड वेगा में उन्होंने लन हार्बर ग्रेस से लेकर न्यू फाउंडलैंड, डनहेरी और उत्तरी आयरलैंड तक की उड़ान भरी। इस उड़ान में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, खास करके उन्हें इस दौरान बहुत ही खराब मौसम से भी डील करना पड़ा। इस दौरान वो मौसम की वजह से पेरिस में भी सही टाइम पर लैंड नहीं कर पाई थी। इन सब परेशानियों के बावजूद एयरहर्ट ने अपनी इस उड़ान को 14 घंटे 56 मिनट में पूरा किया। इस उड़ान के बाद ही उन्होंने साल 1932 में अपनी एक बुक द फन ऑफ इट पब्लिश की। इसमें उन्होंने अपनी उड़ान और उसके दौरान के एक्सपीरियंस बताए। ये करिश्मा उन्होंने 20 मई 1932 को कर दिखाया था। इसके बाद ही उन्हें अमेरिका की क्वीन ऑफ द एयर की उपाधि मिली थी। अपनी इस अकेली अटलांटिक महासागर की उड़ान के बाद एयरहर्ट ने यूनाइटेड स्टेट्स में भी कई उड़ानें पार की। दोस्तों, आपको बता दें कि एयरहर्ट को अपने पायलटिंग कर्तव्यों के अलावा
एयरहर्ट को महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाने के लिए भी जाना जाता था। एयरहर्ट अक्सर औरतों को उनके हक के लिए एनकरेज करती थी। अपने पायलट के प्रोफेशन के अलावा साल 1933 में कपड़ों का बिजनेस भी स्टार्ट किया, जो खास तौर से उन लेडीज के लिए स्टार्ट किया गया था जो काफी एक्टिव रहा करती थी। एयरहर्ट ने अपने बिजनेस की थीम भी यही रखी थी, फॉर द एक्टिवली लिविंग वेमेन। 1935 में एयरहर्ट ने हवाई से कैलिफोर्निया तक की पहली सोलो उड़ान भरी और इस उड़ान के साथ एक और नया इतिहास रचा। जिस रास्ते से एयरहर्ट ने उड़ान भरी थी वो काफी खतरनाक रूट था, जो 2408 मील लंबा था। हवाई से कैलिफोर्निया तक का ये रूट संयुक्त राज्य अमेरिका से यूरोप तक की दूरी से भी ज्यादा था। इस उड़ान के लिए एयरहर्ट 11 जनवरी को होनोलुलु से रवाना हुई और 17 घंटे 7 मिनट बाद अगले दिन ओकलैंड में उतरी। उस साल वो लॉस एंजलिस से मैक्सिको सिटी तक अकेले उड़ान भरने वाली पहली व्यक्ति बनी थी। अपनी उड़ान भरने के सपने को पूरा करने के लिए एयरहर्ट ने काफी बड़ी उड़ान भरने की योजना बनाई, लेकिन ये नहीं सोचा था कि उनकी जिंदगी की आखिरी उड़ान होने वाली थी। 1937 में एयरहर्ट अपने नेविगेटर के रूप में फ्रेड नूनन के साथ जुड़वा इंजन वाले लॉकहीड इलेक्ट्रा में दुनिया भर की उड़ान भरने के लिए निकल पड़े। 1 जून को दोनों ने अपनी 29,000 मील की यात्रा शुरू की, जो मियामी से निकलकर ईस्ट की ओर बढ़ रही थी। इस दौरान आगे आने वाले वीक्स में 29 जून को ले नी गिनी पहुंचने से पहले रीफ्यूलिंग के लिए कई सारे स्टॉप्स बनाए। रीफ्यूलिंग के समय तक एयरहर्ट और नूनन लगभग 22,000 मील तक की यात्रा कर चुके थे। लाए न्यू गिनी के बाद वे 2 जुलाई लगभग 2600 मील दूर हाउलैंड द्वीप के लिए रवाना हुए। वो जानते थे कि ये वाली उड़ान कठिन होने वाली है, खासकर जब से छोटे कोरल एटोल का पता लगाना मुश्किल था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। 2 जुलाई 1937 एमिलिया की जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ, क्योंकि उड़ान के प्रयास के दौरान मध्य प्रशांत महासागर के ऊपर हॉलैंड द्वीप के पास वो विमान समेत गायब हो गई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक उस दिन नेविगेशन में मदद करने के लिए, रूट को मार्क करने के लिए 2 चमकदार रोशनी वाले अमेरिकी जहाजों को तैनात किया गया था। एयरहर्ट हॉलैंड के पास यूएस कोस्ट गार्ड कटर इटास्का के साथ इंटरमिटेंट रेडियो संपर्क में भी था, लेकिन इस यात्रा के अंत में एयरहर्ट ने रेडियो पर मैसेज दिया कि प्लेन का फ्यूल खत्म हो रहा है। इस मैसेज के लगभग 1 घंटे बाद उन्होंने घोषणा की, हम उत्तर और दक्षिण चल रहे हैं। इटास्का द्वारा प्राप्त किया गया लास्ट ट्रांसमिशन था। ऐसा माना जाता है कि उस दिन प्लेन द्वीप से लगभग 100 मील नीचे चला गया था और एयरहर्ट और नूनन को खोजने के लिए व्यापक खोज की गई थी। करीब 2.5 लाख मील की समुद्री सीमा को छाना गया, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। लेकिन 19 जुलाई 1937 को उन्हें ढूंढने का ऑपरेशन बंद कर दिया गया और जोड़ी को समुद्र में खो जाने की घोषणा की गई। इस पूरी यात्रा के दौरान एयरहर्ट ने अपने पति को कुछ लेटर्स और डायरी के साथ साथ कुछ और चीजें भेजी थी। इन सब के बारे में अंतिम उड़ान में पब्लिश भी हुआ था। आखिरकार 5 जनवरी 1939 को उन्हें मरा हुआ मान लिया गया, लेकिन आज भी रहस्य बना हुआ है कि आखिर एमिलिया प्लेन सहित कहाँ गायब हो गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस पायलट की जिसने अपनी जिंदगी में कई अवार्ड्स अपने नाम किए। क्या लगता है आपको, आखिर कहाँ गायब हो गई एमिलिया मैरी एयरहर्ट अचानक से आसमान में? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।